दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल का नाम है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। ये नया बिल 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया है। नए बिल के प्रावधान के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो, यानी इस्लाम धर्म का, और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। नए विधायक में सर्वे का अधिकार वक्फ का कमिश्नर की जगह अब कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी सरोवर टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों सरकार के कब्जे में वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फैसला प्रभावी अब माना जाएगा। इस बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन इस दौरान विपक्ष की ओर से व्यापक विरोध भी हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुई इस वक्फ को लेकर प्रतिक्रिया। दोस्तों इन सभी प्रावधानों पर मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के ऐतराज के बावजूद ये संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है और विपक्ष ने इस बिल को गैर संवैधानिक बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पूर्व में ट्विटर था अब एक्स पर लिखा कि ये संविधान पर हमला है। आज मुसलमान निशाने पर है तो कल कोई और समाज निशाने पर आ सकता है। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों या संगठन ने इस नए संशोधित कानून को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के वकील फुजैल अहमद अयूबी का कहना है कि वक्फ ये ज़मीन सरकार की नहीं है, बल्कि ये दान की हुई ज़मीन है जो लोगों ने अपनी खुद की जायदाद से वक्फ या दान की थी। लेकिन सरकार ऐसा दिखा रही है, जी हाँ मौजूदा मोदी सरकार ऐसा दिखा रही है कि जैसे वक्फ ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों इस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने, जी हाँ राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा था, मुझे लगता है कि या तो निर्दोष भाव से या राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां सदस्यों के मन में भी हैं और इन्हें फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस एक्ट से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और उनकी संपत्तियों में दखल दिया जाएगा। ये पूरी तरह से गलत है और महज अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को डराने की एक साजिश है ताकि इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों ये तो पिछले 10 साल से देश की मुस्लिम जनता हो या अन्य तबके की जनता वो बखूबी जानती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस समुदाय के लोगों को डरा रही है और भय का माहौल बना रही है। हमारा आप बेशक जानते हैं कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार किस तरीके से बीते 10 साल और अब ये कहे कि 11वां साल चल रहा है, इस तरीके की देश की जनता को भय और डर के माहौल में रखे हुए हैं। दोस्तों अब दूसरा बड़ा सवाल है कि वक्फ के पास कितनी ज़मीन है, इसको समझिए। दोस्तों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ के पास तकरीबन 9 लाख या 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। अगर इसकी तुलना रक्षा मंत्रालय से और रेलवे से की जाए तो वक्फ ज़मीन के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर है। रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि है, जो रेलवे के पास तकरीबन 12 लाख एकड़ ज़मीन मौजूद है। वहीं बात की जाए यूपीए सरकार यानी 2004 से लेकर 2014 तक की, तो उसने 2009 में वामसी पोर्टल बनाया था। ये पोर्टल वक्फ की संपत्ति के डेटाबेस के तौर पर काम कर रहा है। सरकार के मुताबिक वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। इतनी ज़मीन का क्षेत्रफल कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज़्यादा है। गोवा का कुल क्षेत्रफल 9.14 लाख एकड़ यानी 3,702 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी दिल्ली का कुल रकबा 3.66 लाख एकड़ यानी 1,484 वर्ग किलोमीटर है। वहीं बात की जाए केंद्र शासित दादरा नगर हवेली की, तो वहाँ 1.21 लाख एकड़ में फैला हुआ है, जबकि चंडीगढ़ का रकबा तकरीबन 28,000 एकड़ है। वहीं शिया धर्मगुरु लखनऊ के शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के मुताबिक
वक्फ की संपत्ति किसी की व्यक्तिगत यानी पर्सनल मिल्कियत नहीं है। आगे वो सवाल करते हैं और वाजिब भी है उनका सवाल करना। ये बात वो कहते हैं कहीं अन्य जगह लागू कहीं नहीं होती, यानी उनका सवाल ये करते हुए कहते हैं कि यह बात कहीं अन्य जगह लागू क्यों नहीं होती है। वे कहते हैं कई मंदिरों में सोने के भंडार हैं, अगर वह सोना रिजर्व बैंक में चला जाए तो डॉलर की, जी आज के डॉलर की कीमत रुपए के बराबर हो जाएगी। क्या सरकार इस तरह का काम कर सकती है? दोस्तों ये सवाल मोदी सरकार और योगी सरकार का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बताया जा रहा है। वही तीसरे और बड़े सवाल की तरफ रुख करें तो किस राज्य में कितनी वक्फ संपत्ति है, इस पर भी गौर फिक्र करनी चाहिए। दोस्तों वंशी पोर्टल के मुताबिक वक्फ की 8,72,324 अचल संपत्तियों की पहचान की गई थी और 16,713 अचल संपत्ति थी। इनमें 97% संपत्तियां सिर्फ 15 राज्यों में हैं। वामसी पोर्टल के मुताबिक 98,890 पर अतिक्रमण है, उन संपत्तियों पर अतिक्रमण है, जबकि 4,36,189 के बारे में कोई जानकारी साइट पर उपलब्ध नहीं है। वहीं 13,000 संपत्तियों पर मुकदमा चल रहा है। इस पोर्टल के मुताबिक वक्फ वाली कुछ संपत्तियों में सिर्फ 39% संपत्ति बिना विवाद वाली है। दिल्ली के तकरीबन 123 वक्फ जायदाद को केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले लिया था इससे पहले। जो यूपीए सरकार, जी हां, कांग्रेस की शासित यूपीए सरकार ने वक्फ को वापस कर दिया था, जो अच्छा काम था। इसको लेकर विवाद अभी भी केंद्र सरकार का जारी है। 9 फरवरी 2022 के अल्पसंख्यक मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 2,15,000 वक्फ संपत्तियां थी। वहीं पश्चिम बंगाल में तकरीबन 80,480 संपत्ति थी। तो आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर 10,708 संपत्ति थी। चले गुजरात तो वहां पर 30,881 संपत्तियां वक्फ की मौजूद है। चल रुक करें बिहार का, जी हाँ, नीतीश बाबू के बिहार का, तो बिहार में इसकी तकरीबन 8,600 संपत्तियां मौजूद हैं। हालांकि 2025 में ये आंकड़े बढ़ गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो अब वक्फ की संपत्ति 2,32,000 संपत्तियां हो गई हैं। दोस्तों मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक वक्फ की सबसे ज़्यादा संपत्ति कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है, जो तकरीबन 1.5 लाख है। वहीं 1,19,000 संपत्ति जो वक्फ की है वो मस्जिद के नाम है। इमामबाड़ा या अशूरा खाना के नाम पर जो सिया समुदाय में होता है उनके नाम पर 17,000 और मदरसों के नाम पर 14,000 संपत्तियां मौजूद हैं। अब बात की जाए मजार को, जी हाँ, जिसे हमारा बोलचाल की आम भाषा में दरगाह कहते हैं, उसके नाम तकरीबन 34,000 वक्फ की ज़मीन है। अब बात की जाए व्यवसाय यानी कारोबार के महत्व के तकरीबन 1,13,000 संपत्ति और 92,000 मकान हैं, जबकि करीब 1,40,000 संपत्तियां कृषि योग्य भूमि है, यानी किसानी योग्य भूमि है। वक्फ की ज़मीन के मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें 2013 से 2025 के बीच 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई है। इस 39 लाख एकड़ भूमि में 21 लाख एकड़ भूमि 2013 के बाद की है, जो लीज पर दी गई है, एक तरीके से किराए पर दी गई है, ये समझ सकते हैं। ये संपत्तियां 20,000 थी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य यानी 0 हो गई। ये संपत्तियां बेच दी गई हैं, ऐसा मानना गृह मंत्री अमित शाह का है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्फ क्या है, इसको दोस्तों गौर से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, वक्फ एक्ट में 2 तरह की संपत्तियों का जिक्र है। पहला वक्फ अल्लाह के नाम पर, यानी मुस्लिम समुदाय के जो भगवान होते हैं, जी हाँ, जिन्हें अल्लाह कहते हैं, उनके नाम पर होता है, यानी ऐसी मिल्कियत या संपत्ति जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया है और जिसका कोई वारिसाना या हक बाकी ना बचा हो। एक तो ये वक्फ होता है। अब पॉइंट नंबर 2 समझिए। दूसरा वक्फ अलल औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे या उसके हकदार हों। इसे दूसरे प्रकार के वक्फ के बारे में नए बिल में जो पास हुआ है उसको प्रावधान किया गया है। इसमें महिलाओं की विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए, ये मानना दोस्तों मोदी सरकार का है।
लेकिन हम और आप तो यही कहेंगे कि हिंदुस्तान के संविधान हर धर्म को अपनी एक अलग मान्यता देता है, अपने धर्म के हिसाब से जीने की सहूलियत देता है। ये मौजूदा सरकार किस तरीके से टुकड़े कर रही है ये आप जान सकते हैं। ऐसी दान की हुई संपत्ति एक बार वक्फ के खाते में आ गई तो जिले का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। अब ये तो सरकार ही जाने कि वो माँ बाप के बच्चों को जो यतीम है उनको मिलेगी या विधवा महिलाओं को, ये सरकार डकार जाएगी। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है और अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या पैरोकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज की ही होती है या हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई इसका मालिक नहीं होता। जैसे कि आपने देखा है मस्जिद, दरगाह होती है और ना हो सकता है। दोस्तों, वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद कहते हैं, वक्फ एक अरबी शब्द है, इसके मायने होते हैं या अर्थ होता है ठहरना, यानी रुका हुआ। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है, यानी ठहरा दी जाती है या उसके नाम कर दी जाती है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है। फिर उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है और वो संपत्ति किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती है सिवाय ईश्वर के या अल्लाह के। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों जनवरी 1998 में अपने दिए गए एक फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो जाती है वो हमेशा हमेशा के लिए वक्फ की ही रहती है। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और ना ही इन्हें किसी को हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस बिल के पक्ष में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी, जी हाँ, मुस्लिम में भी कई तबके होते, इसमें एक आता बरेलवी, उन्होंने कहा कि संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मामले में होने वाली मनमानी को रोकेगी। इसमें भूमाफियाओं की मिलीभगत से होने वाली वक्फ की संपत्ति को बेचने या लीज या किराए पर देने का कारोबार पर लगाम लगेगी। हालांकि लोकसभा में बुधवार को इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। कांग्रेस, एसपी यानी समाजवादी पार्टी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने इस बिल पर विरोध किया। वहीं भाजपा के सहयोगी दलों यानी जेडीयू और टीडीपी ने इस बिल का समर्थन किया। दोस्तों, यह समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके ने बिहार के मुसलमानों ने और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने जेडीयू को यानी नीतीश कुमार पर भरोसा जताकर वोट दिया और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू पर वोट दिया, क्या मुसलमानों के साथ ये विश्वासघात नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने वोट देकर इन दोनों नेताओं को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन जब उनके हक की बात हुई तो वो बैकडोर से भाग खड़े हुए और गए किसके साथ? आखिर मोदी के साथ। क्या ये देश के, बिहार के या आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के साथ विश्वासघात और धोखा नहीं है? दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार मस्जिदों के प्रबंधन या धार्मिक क्रियाकल्पों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन ये हम और आप दोनों बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद हो या कोई और मस्जिद हो, कैसे भाजपा शासित राज्यों में मुसलमान की मस्जिद और दरगाहों पर बुरी नज़र डाली गई है। दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मस्जिद और दरगाह पर मौजूदा भाजपा सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हो और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हो, वो किस तरह से फैसले लेते हैं और उन फैसलों का मुस्लिम समुदाय पर कितना गहरा असर पड़ेगा। क्या मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की ज़मीनें बेचेगी या नहीं, इस सबसे बड़ा सवाल दोनों आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाइक करो, शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सनोवर टाइम्स को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और नई खबर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दें। जय हिंद।